नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भावना साइकोलॉजी क्लासेस। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने कुछ जो हमारी साइकोडायनामिक अप्रोच चल रही थी, पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच चल रही थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब कितने टाइप की जो पर्सनैलिटी होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया, कौन कौन सी क्वालिटी होती है। अब हमने पढ़ना है कि उसको समझा कैसे जाए। ठीक है, तो हमारे क्लास 12 चल रहा है, चैप्टर 2 चल रहा है, सेकंड पर्सनैलिटी। आज हम असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में कई चीज़ें पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे। डायरेक्ट टेक्निक्स होती है कि जब हम पर्सन से सामने जाके पूछते हैं कि यार अपने बारे में तुम कुछ बताओ, और एक होता है कि हम इनडायरेक्टली किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, दो तरह की चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बेसिकली होता क्या है। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट कहते हैं कि फॉर्मली एक तो ये होता है कि हम किसी भी पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, उसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये अनफॉर्मल वे भी हो सकता है, फॉर्मल वे भी हो सकता है। जैसे कि कई बार हमारा फ्रेंड होता है, उसका नेचर को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। फैमिली मेम्बर होते हैं, कई बार उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो हो गया कि अनफॉर्मल। ठीक है, कि हमने घर में किया या फिर फॉर्मली नहीं किया। अब इसमें क्या होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट में कि हम फॉर्मली कोई चीज़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं फॉर्मली किसी के बिहेवियर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर्मली एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा पर्सनैलिटी असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट का मेनली जो गोल होता है वो होता है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी हो और मिनिमम एरर के साथ हम किसी की पर्सनैलिटी को पहचान सकें। ठीक है, क्या असेसमेंट का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम एक्यूरेसी। मतलब जितना एक्यूरेटली हम किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं उतना करें या समझें। ठीक है, और मिनिमम क्या होनी चाहिए यहाँ पे? मिनिमम एरर। अगर हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट करें तो उसमें ताकि एरर ना हो, तो यहाँ पे हमने किसी की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उसमें मिनिमम एरर होनी चाहिए कि एरर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, और मैक्सिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बात आ जाती है हमारी कि असेसमेंट हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। जो पर्सनैलिटी का हम असेसमेंट करते हैं वो है, मतलब उसका उपयोग क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। तो इसमें आता है फर्स्ट हमारा किसी की प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, या कोई साइकिक तरीके से रिएक्ट करता है, किसी में एग्रेसिव बिहेवियर होता है, किसी को एंजाइटी अटैक आते हैं, किसी को पैनिक अटैक आते हैं। तो अगर हम पर्सनैलिटी को पहचान पाएंगे तो उससे हम क्या डायग्नोज कर सकते हैं? उनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। क्या डायग्नोज कर सकते हैं? पर्सनैलिटी, मतलब यूज यूज क्या है इसका असेसमेंट का? डायग्नोज कर सकते हैं। क्या डायग्नोज कर सकते हैं? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, सेकंड हमारी इसमें चीज आ जाती है कि ट्रेनिंग। अगर हम फॉर्मली बात करें, अगर कोई मतलब पर्सन है, जॉब करता है, तो उसमें क्या होता है, हम किसी की अगर पर्सनैलिटी को पहचान पाते हैं तो अगर उसमें कोई कमी लगती है किसी पोस्ट के लिए, हमें मतलब कि हमें लगता है कि यार ये पर्सन वैसे तो ठीक है इस जॉब के लिए, इस मतलब कि प्लेसमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, तो हम उसको वहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज प्लेसमेंट। जैसे कि हमने किसी की अगर पर्सनैलिटी को असेस किया है, अगर हमें लगता है कि ये इस प्लेसमेंट के लिए बेस्ट है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हम उनमें से देखते हैं यार किसकी प्लेसमेंट की जाएगी इस मतलब कि जॉब के लिए, तो वहाँ पे हम देखेंगे जो उसको बेस्ट सूट करता होगा, जो पर्सनैलिटी से बेस्ट सूट करेगी वो उस जॉब के लिए हम उसको वहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज काउंसलिंग। जब हमें लगता है ये ऑन द जॉब भी हो सकती है, ऑफ द जॉब भी हो सकती है। कई बार ये होता है कि जो कैंडिडेट होता है या फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार ये होता है काम करते करते उन्हें उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो इतना बढ़ जाता है, वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें उनकी गलतियां नजर आती हैं, हम ये नहीं समझ पाते कि उसका ये स्ट्रेस लेवल किस वजह से है। तो कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि उनको ऑन द जॉब ही काउंसलिंग के लिए भेजती हैं, ताकि उनकी काउंसलिंग किया जा सके, उनको पहचाना जा सके कि मतलब कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब स्ट्रेस मतलब किस वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर ये वर्कलोड की वजह से हो रहा है तो थोड़ा सा वर्कलोड कंपनी सोचेगी इस बारे में कि वर्कलोड को कम किया जाए, या फिर इसको एक पर्सन की जगह दो पर्सन इस काम के लिए हायर की जाए, कि एक पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ की काउंसलिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो यूजफुल है किस लिए? असेसमेंट के लिए, कि असेसमेंट की जाए तो क्यों की जाए, इन चीज़ों के लिए की जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। सेकेंड वन इज
टॉपिक है हमारा टेक्निक ऑफ असेसमेंट, कि पर्सनैलिटी असेसमेंट कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास एक तो डायरेक्ट टेक्निक्स है और दूसरी हमारी इनडायरेक्ट टेक्निक्स। अब डायरेक्ट टेक्निक्स क्या होती है? डायरेक्ट टेक्निक्स होती है जब एक पर्सन अपने बारे में खुद बता रहे हैं आपको, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। मतलब ये अभी इसमें हम ये वाला पढ़ेंगे, सेल्फ रिपोर्ट मेजर। सेल्फ रिपोर्ट मेजर का मतलब क्या है कि एक पर्सन ने अपनी रिपोर्ट पर्सनैलिटी की खुद दी है, ठीक है। ये किसने बनाया था? ऑलपोर्ट जी ने डेवलप किया था। अब इसके अंदर काफी सारे 3 टेस्ट आते हैं जो इस हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, आते तो काफी सारे हैं। डायरेक्ट में यही है कि एक पर्सन खुद अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है। इसमें फर्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट मेजर, जो कि ऑलपोर्ट जी ने दिया था। ऑलपोर्ट जी का मानना ये था कि एक पर्सन जितना अपने आप को जानता है उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। तो अगर हम एक पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में जानना है तो बेटर होगा कि हम उनसे ही क्वेश्चन करें ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताए। तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर। कि किसी को एक क्वेश्चन दे दिया, किसी के सामने एक क्वेश्चन रख दिया या फिर पोस्ट कर दिया, मेल कर दिया, और वो उनको आंसर कर रहा है और उसके बेस पे हम उसकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज होती है। अब इसमें फर्स्ट है हमारा MMPI। MMPI की फुल फॉर्म है द मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ठीक है। अब इसके अंदर पहली बात तो ये दिया किसने था? ये हमारा दिया था हाथवे एंड किनली ने। बॉटल भी आती है इस नाम से, किनली, ठीक है। दिस इज मैककिनले, ठीक है, मैककिनले ने। अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, इसकी ये MMPI मतलब कि जो फर्स्ट इन्वेंट किया गया था, ये इन्वेंट किया गया था साइकेट्रिक डायग्नोस के लिए। कि जब साइकेट्रिस्ट की हेल्प हो जाए, कि अगर पर्सन आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहा है साइकेट्रिस्ट के पास, तो ताकि MMPI टेस्ट के थ्रू वो मतलब कि डायग्नोज कर सके एक पर्सन की पर्सनैलिटी को, उसके लिए डेवलप किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, इसका यूज काफी चीजों को डायग्नोज करने के लिए हुआ था, सिर्फ साइकिक डायग्नोज के लिए नहीं बचा था। इसके बाद क्या हुआ था, फर्स्ट तो MMPI आया था, इसके बाद इसको रिवाइज किया गया था, इसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, तो MMPI 2 के नाम से जाना जाता है, जो रिवाइज मॉडल है इसका। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था कि 567 स्टेटमेंट है इसके अंदर, मतलब कि क्वेश्चंस हैं कि अगर ऐसे है तो इस चीज का आंसर ये है, तो ऐसे मतलब कि रिजल्ट होगी, उस बंदे की पर्सनैलिटी इस टाइप से होगी। तो इसके अंदर कितने हैं? 567 स्टेटमेंट हैं। दूसरी चीज जो इसमें है कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो है ट्रू और फॉल्स। या तो किसी चीज का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, एक पर्सनैलिटी बताई जाती है कि आप एग्रेसिव, मतलब कि आपका एग्रेसिव नेचर होता है इन कंडीशंस में, या तो आपको हाँ में जवाब देना है या ना में। तो ये जो MMPI है ये ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन पूछता है, ट्रू एंड फॉल्स वाले, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है कि इसकी 10 सब स्किल्स है। 10 सब स्किल्स का मतलब क्या है कि पहले किसी मतलब कि बनाया गया था साइकेट्रिक डायग्नोज के लिए, बाद में 10 तरह की डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहा है, जिसमें से एक स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, जिसमें पर्सन को ये लगता है कि वो अकेला है और हर पर्सन उसके बारे में बात कर रहा है, मतलब हर जगह उसके बारे में बात हो रही है नेगेटिव वे में, ठीक है। तो वो मेंटली मतलब कि मेंटली उसकी जो कंडीशन हो जाती है वो खराब हो जाती है। तो इस तरह की 10 सब स्किल है, 10 तरह के डायग्नोसिस किए जाते हैं, 10 तरह के डिसऑर्डर्स है जिनके लिए यूज होता है। अब इसके बाद एक और चीज है कि मलिक एंड जोशी जी थे जो इंडिया में MMPI को लाए थे, ठीक है। जो इंडिया में लाए थे उन्होंने इसका नाम दे दिया था JMPI, मतलब जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ठीक है। इंडिया में कौन लाए थे? अगर वन मार्क का क्वेश्चन आता है तो ये मतलब इसका यूज है कि मलिक एंड जोशी जी थे जो लाए थे इंडिया में MMPI को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें आता है आइसेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चन है, EPQ के नाम से आपने सुना होगा बहुत। शॉर्ट फॉर्म क्या है? EPQ। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 डायमेंशंस की बात की गई है, या तो आप इंट्रोवर्ट हो या तो आप एक्सट्रोवर्ट हो। तो जहाँ इसमें जो आपके मतलब कि आइसेंक EPQ है उसमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि या तो आप इंट्रोवर्ट हो या तो आप एक्सट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि एंटी सोशल हो आप, ईगोसेंट्रिक हो, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अलोन रहना पसंद करते हो, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन करना ज्यादा पसंद नहीं है लोगों से। एक्सट्रोवर्ट हो जाएगी इसके उलट,
आपको सोशल होना ज़्यादा पसंद है, लोगों से मिलना जुलना, गैदरिंग में जाना ज़्यादा पसंद होता है, कम्युनिकेट करना ज़्यादा पसंद होता है, वो होता है एक्सट्रोवर्ट। तो इन्होंने दो पर्सनैलिटी की बात की है, उसमें क्वेश्चन है वो उनके ही अकॉर्डिंग है। अगर आप इस मतलब पर्सनैलिटी क्वेश्चन में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है, आप हाईली इंट्रोवर्ट हो, मतलब आप एंटी सोशल हो। अगर इस पर्सनैलिटी क्वेश्चन में आपका स्कोर ज़्यादा आता है, इसमें जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंट्रोवर्ट को ध्यान में रख के पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें बाद में क्या हुआ था कि इसमें एक थर्ड डायमेंशन भी आई थी, जिसका नाम था साइकोनॉमिक डायमेंशन। साइकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब ये होता है कि लैक ऑफ इंटरेक्शन, कि आप लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। ये थर्ड डायमेंशन बाद में आई थी। और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की जगह ऐसा भी लिखा आ सकता है कि स्टेबल और नॉन स्टेबल, इमोशनली स्टेबल है एक लोग और एक इमोशनली स्टेबल नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिखा आ सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट, 16 पीएफ डाइट टेक्निक में। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी सेम वही चीज है। ये पहली बात तो ये किसने दिया था, कैटल जी थे हमारे, उन्होंने दिया था, कैटल जी ने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो इसमें इसका जो मेन मोटिव था वो था कि किसी की भी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, एक्यूरेट फॉर्म में उसको डिस्क्रिप्ट करना, उसको डिफाइन करना, मतलब मेन मोटा मोटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना था। बल्कि बहुत डीपली नहीं है। इसका मतलब ये है कि 16 मतलब ये तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट दी जाती है एक पर्सन के बारे में कि ये पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है, ठीक है। एक स्टेटमेंट दी जाती है, मतलब बहुत ज्यादा डीपली नहीं देखा जाता उसमें। जैसे कि अगर हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात कर सकते हैं तो मतलब कि किसी भी पर्सन को देखने से पता चल जाता है कि इंट्रोवर्ट है, किसी पर्सन को देखने से पता चल जाता है एक्सट्रोवर्ट है, अगर हम थोड़ी सी भी जानकारी हासिल कर ले उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटा देखा जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा जाता, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये होता है यूज फॉर कैरियर गाइडेंस। अगर किसी को करियर गाइडेंस देनी है तो इसका यूज है। मतलब आपने देखा होगा करियर गाइडेंस के लिए आपको ज्यादा चीज जानने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसका इंटरेस्ट वगैरह पता होना चाहिए, आप उसको गाइड कर सकते हो। सेकंड वन इज वोकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग बोल सकते हैं, एक्सप्लोरेशन बोल सकते हो, कि किसी का किस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज को वो आगे बढ़ाए, उस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। थर्ड इसमें ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के लिए हो सकता है, ऑक्यूपेशन पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो मेनली यही है। अब इसमें जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर थे उसमें क्या क्या कमियां थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर में दो तरह की कमियां थी। एक थी सोशल डिजायरेबिलिटी। सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होती है कि जब आपसे आपके बारे में पूछा जाता है तो आप ये सोचते हो कि यार मतलब कि जो सोशली मतलब कि स्टेटमेंट होती है ना, आप ज्यादातर वो देते हो। मतलब कि हो सकता है आपके मन में कुछ और हो, लेकिन आप सोचोगे यार सोशली वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, आप ये सोचोगे यार मेरी ये स्टेटमेंट बाहर जाएगी, लोगों को मेरे बारे में गलत राय मिलेगी, मतलब वो मेरे बारे में गलत सोचेंगे। तो आप क्या करते हो, आप जैसा फील कर रहे होते हो आप वैसा नहीं बताते हो, लोगों के डर से या दुनिया के डर से कि सामने वाले पर्सन को पता चलेगा। इसमें अगर मैं एक बात करूं, आपने ऐसे पर्सन के बारे में सुना होगा जो कि जिनका जेंडर क्या होता है स्टार्टिंग में, जैसे बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, लेकिन बाद में जाके वो इंटरनली जो उनकी मतलब सोल होती है वो, अगर वो बॉयज हैं तो वो मतलब कि गर्ल्स जैसा फील करते हैं, लेकिन वो इस चीज को जग जाहिर नहीं होने देते, उनकी फैमिली नहीं बताने देती बाहर। क्यों नहीं बताने देती कि बेटा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बन के रहो, आप ये हो, लेकिन उनकी सोल तो दूसरा ही जेंडर होता है, लेकिन वो बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते, कि दुनिया के डर से, मतलब सोशली डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि ये चीज लोग मानते नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वही चीज है जो इसमें जो कमियां थी सेल्फ रिपोर्ट मेजर में, फर्स्ट यही थी सोशल डिजायरेबिलिटी। सेकंड जो इसमें मतलब की कमी थी वो थी एक्विसेंस, कि आप मतलब कोई भी क्वेश्चन आयर होता है उसमें मतलब उसका लिंक हो या ना हो। कई बार क्या करते हैं हम, राइट, हमने मतलब कि जैसे कि आपने कई बार ये चीज देखी होगी, अगर हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, मतलब आई एग्री, कभी ये आता है कि नॉट एग्री, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो बहुत रेयर आता है नॉट एग्री, हमेशा क्या आता है आई एग्री। आप राइट क्लिक कर देते हो आई एग्री पे, मतलब कि क्लिक करते हो और आगे बढ़ जाते हो, बेशक से आप उसमें एग्री हो या नहीं हो। वही चीज होती है इसमें एक्विसेंस, कि आपने कोई भी चीज एक्सेप्ट करनी है बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, अगर आपको ये पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट लेना है तो, ठीक है। तो एक तो ये कमी थी।
अब दूसरी इसमें कमी थी कि पर्सनैलिटी असेसमेंट करने के लिए, पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको साइकोलॉजी की नॉलेज ज़रूरी है। जब आपसे कोई अब आपकी मतलब कि पर्सनैलिटी के बारे में पूछता है कि आपको खुद ही पता लगाना है, तो क्या होता है उसमें आपको साइकोलॉजी की नॉलेज हर पर्सन को नहीं होती है, तो वो उसको करेक्ट नहीं बता पाते। ठीक है, तो ये थी कमियां थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टेक्निक्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, तो जो हमारा मतलब कि इनडायरेक्ट टेक्निक्स है या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आप इसको बोल सकते हो, मेनली इनडायरेक्ट के अंदर ही प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बोल सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट टेक्निक्स में हमारे क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर एक नाम आता है साइको एनालिटिक टेस्ट, या थ्योरी भी बोल सकते हो, टेस्ट भी बोल सकते हो बेसिकली। तो उसके अंदर क्या आता है कि इन्होंने ये बोला था कि एक जो पर्सन होते हैं, जो साइको एनालिटिक थ्योरी होती है, वो हमें कहते हैं कि जब हम किसी पर्सन से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका सही सही जवाब नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? जैसे कि मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बताई थी, सोशली डिजायरेबल नहीं होती वो चीज़, सेकेंड इसमें बताया था मैंने एक्विसेंस बताया था आपको, थर्ड जो आपको बताया था कि हर पर्सन को साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो नहीं बता पाते। तो जो साइको एनालिटिक थ्योरी होती है उसमें बताया गया है कि आपको अपने बारे में खुद ना बता के हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ टेस्ट करने चाहिए जिसके थ्रू हम उनकी पर्सनैलिटी को असेस कर पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो फीलिंग्स होती है, थॉट्स होते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छुपे होते हैं और उनको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है किसी भी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। ठीक है, अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर हमारे कुछ ये 5 तरह की बातें। तो अभी जो हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की फीचर्स की। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं वो होती है अनस्ट्रक्चर्स, मतलब कि पुअरली डिफाइंड होती हैं। आपसे पूछा जाता है और आपको उन चीज़ों को डिफाइन करना होता है, तो फिर वो हम असेस करते हैं कि मतलब कि आपने किस तरीके से उसको डिफाइन किया है, सही डिफाइन किया है या फिर गलत डिफाइन किया है। दूसरी जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का फीचर्स है वो ये है कि आपको क्या दिया जाता है, आपको जिस पर्सन को आप असेस कर रहे हो उसको आप पर्पस नहीं बताओगे, क्योंकि अगर आप पर्पस बताओगे तो वो पर्सन हेजिटेट करेगा आपको बताने में, या फिर वो उस चीज़ को मोल्ड कर लेगा, मैनिपुलेट कर लेगा, उस चीज़ को चेंज कर देगा अपने आंसर को। ठीक है, थर्ड जो चीज़ होती है यहाँ पे हमें करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं देखना होता, हमें क्या देखना होता है कि रिस्पॉन्स क्या आया है और उसके अकॉर्डिंग उस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी बनेगी। ठीक है, हमें करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं देखना है इसमें। तीसरा कि ये क्या होता है, सब्जेक्टिव तरह से लिया जाता है, मतलब कि सब्जेक्टिव होता है और स्कोरिंग इसकी लेंदी होती है, स्कोरिंग में टाइम लगता है क्योंकि हर एक पर्सन को डिटेल वे में ऑब्जर्व कर, इसमें लेंदी होता है, स्कोरिंग में टाइम लगता है, प्लस में क्या होता है सब्जेक्टिव होता है, मतलब हर एक पर्सन का अलग होता है। जैसे आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, आपकी राय उसके बारे में अलग होगी और किसी और पर्सन की अलग होगी। ठीक है, और जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं, हर रिस्पॉन्स इसमें एक तरह की पर्सनैलिटी को बताता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की फीचर्स। अब इसमें हमने जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर एक चीज आती है, एक नाम आता है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी हमारी कहती है कि इंसान की जो इमोशनल थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो क्या होती है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है। ठीक है, तो जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसे हम इतनी आसानी से डायग्नोज नहीं कर सकते अपने आप, इसलिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लाई गई है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे इनडायरेक्ट में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स चल रही है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जो फर्स्ट टेस्ट है हमारा वो है रोसाच इंकब्लोट टेस्ट। इसका जो अगर हम हिंदी में नाम देखें तो इसका नाम है रोसाच शाही धब्बा परीक्षण या टेस्ट। ये हमारा हरमन जी ने दिया था, हरमन रोसाच जी ने दिया था। इसके बारे में अगर बताया जाए तो इसमें क्या होता है कि आपको कार्डबोर्ड्स होते हैं, 7x6 की फॉर्म में होते जाते हैं, आपको कार्डबोर्ड्स दिखाई जाते हैं और उसमें अनस्ट्रक्चर्स पिक्चर होती है। अनस्ट्रक्चर मतलब कि पुअरली डिफाइन कोई भी इमेज आपको बना के दिखा दी गई है, जैसे कि पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, कोई भी इमेज बना के दिखा दी गई है और आपको उसके बारे में अपना रिस्पॉन्स देना है, आपको ये बताना है कि आपको उसमें क्या दिखा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बताई जाएगी। ठीक है, अब जो इसमें है ना 2 फेज होते हैं, रोसार्च इंक्लोड टेस्ट के 2 फेज हैं। फर्स्ट जो हमारा फेज है वो है पर्पस प्रॉपर,
ठीक है। पर्पस प्रॉपर में क्या होता है कि आपको पिक्चर दिखाई गई है, आपसे रिस्पॉन्स पूछा गया है कि आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो हमारा फेज है इसमें वो क्या है, इंक्वायरी, कि आपने तो अपना रिस्पॉन्स दे दिया लेकिन उस पर हमने इंक्वायरी करनी है, उसमें हमने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है आपके रिस्पॉन्स की, या फिर डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी है, और आप मतलब आपकी पर्सनैलिटी को असेस करना है उस आंसर जो रिस्पॉन्स आया है आपकी तरफ से उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है टेट आता है, द थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अब द थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट क्या होता है, इसमें जैसे कि हमने रोसाचिंग प्लॉट टेस्ट में देखा कि आपको पुअरली डिफाइंड दे दी गई थी कोई पिक्चर, मतलब ढंग से डिफाइन नहीं किया गया था, अजीब सी एक पिक्चर दे दी गई थी। इसमें थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि आपको एडल्ट मेल या एडल्ट फीमेल की या किसी गर्ल या किसी बॉय की पिक्चर दिखाई जाती है, और आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि आपको इनमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, कि ये किस सिचुएशन में ये पिक्चर क्लिक की गई थी या बनाई गई थी, मतलब कौन सी सिचुएशन इन पिक्चर्स में आपको दिख रही है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो मतलब पर्सनैलिटी है उसको असेस किया जाता है। तो जो हमारा टेट था ये किसने दिया था, मॉर्गन और मुरे जी ने दिया था। और इसमें जो हमारे कार्ड यूज होते हैं वो 30 कार्ड यूज होता है, ठीक है, 30 कार्ड्स यूज होते हैं। और जो हमारी इंडिया में लेके आई थी टैट को उनका नाम था उमा चौधरी। ठीक है, यही चीज इसमें याद रखने वाली है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रोशन वे पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे रोशन वे जी ने दिया था। अब इसमें क्या है कि पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, पिक्चर है आपके सामने, उसमें 2 पर्सन है, दोनों फ्रस्ट्रेट पर्सन है। ठीक है, दोनों जो पर्सन है पिक्चर में वो फ्रस्ट्रेटेड है। अब आपको पिक्चर दिखाई जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इन पिक्चर्स में मतलब कि अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको किसका फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा लग रहा है, या फिर आपको क्या लग रहा है किस सिचुएशन में मतलब ये फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर कौन सही है कौन गलत है, ऐसे पूछा जाता है। और आपके आंसर के अकॉर्डिंग मतलब कि डिसाइड किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जैसे हो सकता है दो पर्सन दिखाए गए हों, एक आपको सही लग रहा हो मॉडली और एक गलत हो, लेकिन आप गलत पर्सन की साइड ले रहे हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये मेरे से सिमिलर लग रहा है आपको पिक्चर वाले में से, तो आप उसकी साइड ले रहे हो, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी डिपिक्ट की जाती है, मतलब पता लगाई जाती है। अब जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी है इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें जो पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है वो है कार्टून पिक्चर। ठीक है, कार्टून्स की पिक्चर ली गई है, कितनी पिक्चर है, 24। ठीक है, अब आता है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। अब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है कि आपको अलग अलग सेंटेंस दिए जाते हैं और आपको उनको फिल करना होता है। आपने ध्यान दिया होगा एक डायरी आती है, जैसे कि कई बार हम फ्रेंड्स से फिलअप करवाते हैं उनको डायरीज को। ठीक है, और या फिर फीडबैक फॉर्म आते हैं, आपने देखा होगा। तो डायरीज जो होती है उसमें क्या लिखा होता है, माई नेम इज, यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना होता है, आपकी हॉबीज लिखा हो जाता है, माई हॉबीज, आपको अपनी हॉबी फिल करनी होती है, और बाकी सारी चीजें आपको फिल करनी होती है उसमें। उसमें क्या होता है वो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में भी एज इट इज होता है, उसमें आपको अपनी एज, अपना नाम, अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट फिल करने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट। ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट में क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक पर्सन को ड्रॉ करना है आपने। आपके हाथ में पेंसिल, रबर, शार्पनर और पेपर थमा दिया जाता है, और आपको एक पर्सन की पिक्चर बनाने के लिए दी जाती है। फर्स्ट आप उसकी पिक्चर बनाओगे, कंप्लीट करोगे, देन आपको बोला जाएगा कि आप अब इसकी अपोजिट सेक्स की पिक्चर मतलब कि ड्रॉ करो। जैसे कि पहले आपको एक लड़की की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोली गई है, फिर उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको मेल पर्सन की, मतलब कि एक लड़के की ड्रॉ करनी है। लड़के की आप पिक्चर बनाओगे, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि इस पे स्टोरी बनाओ, इस सिचुएशन पे जो ये पिक्चर दिख रही है उस पर कोई स्टोरी बनाओ या कोई सिचुएशन बताओ हमें। उसके अकॉर्डिंग पता लगाया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। उसमें कई चीजें होती है, जैसे कि आप पिक्चर में कितनी बार रबड़ का यूज कर रहे हो, प्लस में आपने पिक्चर में मतलब कि कैसे जैसे कि हम शेड नहीं दे देते कि हमने शेड दी है या नहीं दी है, गले पे हमने मार्क किया है या नहीं किया है, तो वो सारी चीजें होती है। जैसे रिंकल्स बनाए हैं उसमें नहीं बनाए हैं, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये तो हमारी बात होगी इनडायरेक्ट और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिहेवियरल एनालिसिस के बारे में। बिहेवियरल एनालिसिस के अंदर हमारी कितनी टेक्निक आती है, हमारी 5 तरह की टेक्निक्स आ जाती हैं। फर्स्ट हमारा आता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है, हम सभी ने कभी ना कभी अपनी जॉब करते वक्त इंटरव्यू दिया होगा। तो उसमें क्या होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है,
तो उसके अंदर हमारे इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अनस्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर भी हो सकता है। स्ट्रक्चर का मतलब पहले से डिसाइड किया जाना कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से नहीं। और अनस्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि पहले से डिसाइड नहीं होता कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सामने बैठाया जाता है, आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं और उन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज की बेस पे आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। ठीक है, सामने वाला पर्सन जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपकी पर्सनैलिटी को असेस करेगा, आपके बिहेवियर को उससे एनालाइज करेगा। ठीक है, ये बिहेवियरल एनालिसिस है। तो आपको पता ही चल रहा होगा कि बिहेवियर को एनालाइज करना है, इंटरव्यू के बेस पे करेगा, किस तरह के क्वेश्चन का कैसे रिस्पॉन्स आया है। अब सेकंड हमारे इसमें आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपसे बात भी कर सकता है कि आपसे आके बात करे और आपको ऑब्जर्व करे कि आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो। उस पर्सन को पता नहीं होता कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि एक ग्रुप है, आप उसके मेंबर बन जाते हो और आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को कि बाकी पर्सन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन ऑब्जर्विंग में क्या होता है कि आप केयरफुल रहना जरूरी होता है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी कुछ फीचर्स हैं ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग के, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी एनसीईआरटी बुक का 46 पेज नंबर है जिसमें लास्ट में फीचर्स दिए गए हैं बिहेवियर का। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसमें आप डायरेक्टली ऐसे ही किसी के बारे में असेस करके नहीं बता सकते। ठीक है, कैजुअल नहीं है, ये फॉर्मल है, फॉर्मल इंटेरोगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, ऑब्जर्व करते हैं हम, फॉर्मली वे में करते हैं। ठीक है, सेकंड, जो पर्सन साइकोलॉजिस्ट है या फिर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो मैच्योर होना चाहिए, इमेच्योर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने मतलब कि लापरवाही कर दी है ऑब्जर्व करते वक्त, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मैच्योर होना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करे। थर्ड चीज जो है कि आपने क्या करना है, आपने उस पर्सन को नहीं बताना है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, और या फिर कई बार ये होता है कि एज ए स्ट्रेंजर हम उसको मैनिपुलेट कर देते हैं चीजों को। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। जैसे कि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देखे होंगे या काउंसलर देखे होंगे, वो आपके बिहेवियर को देख के, या साइकेट्रिस्ट देखे होंगे, वो आपके बिहेवियर को क्लोजली क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसकी बेस पे आपकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं, या आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें उसको असेस करते हैं। ठीक है, आपके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है बिहेवियरल रेटिंग। ठीक है, बिहेवियरल रेटिंग से जैसे पता चल रहा है कि रेटिंग देनी है आपने बिहेवियर को। कैसे, जो पर्सन आपके करीब है, ठीक है, जिनके साथ आप रहते हो, उनसे आपके बारे में पूछा जाता है और आप मतलब कि ये पूछा जाता है कि आप इनको कैसे रेटिंग देने जाओगे, और उस पर आपके क्वेश्चंस होते हैं काफी सारे कि उन क्वेश्चन के बेस में आपने रेटिंग देनी है कि आपका बिहेवियर किस सिचुएशन में कैसा होता है, वो पर्सन आपको रेटिंग देता है। तो उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं इसमें, लेकिन कुछ कमियां हैं इसकी। क्या कमियां हैं कि जो पर्सन आपके बिहेवियर के बारे में रेट कर रहा है वो हेलो इफेक्ट कर सकता है। हेलो इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपके बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव चीज बता सकता है और नेगेटिव हाइड कर सकता है। ठीक है, बाइज बाइज है इसमें। ठीक है, अनबाइज नहीं है। बाइज का मतलब होता है किसी की साइड लेना। ठीक है, बाइज है इसमें। और एक और चीज इसमें मतलब इसमें दी हुई है कि एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस है और मिडल रिस्पॉन्स बायस है, कि आप उसको बीच में रख सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि एक रेटिंग स्केल होता है जिसमें 0, 5 और 10 होता है। आप हर चीज में, तब वो किसी चीज के बारे में नेगेटिव नहीं लिखना चाहते तो आप 5 दे देते हो। कई बार हम उसको क्या दे देते हैं, 10 दे देते हैं। तो ये बायस हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट हमारा आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन अगर मैं बेस्ट समझाना चाहूँ आपको तो आपने बिग बॉस आई थिंक 90% यंगस्टर्स ने देखा होगा। ठीक है, अब वाला सीजन नहीं देखा होगा, पिछले वाले सीजन बहुत देखे होंगे। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया आपने देखी है। आपको बुलाया जाता है, बिग बॉस के जो रूम होता है उसमें बुलाया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो और उसके बारे में एक अच्छी चीज बताओ, एक बुरी चीज बताओ, या फिर आपको अपने ग्रुप के मेंबर कौन कौन चाहिए, आप किसके साथ काम करना चाहते हो। यही सेम होता है नॉमिनेशन। ठीक है, जो बिहेवियरल एनालिसिस होता है उसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी यही होती है। उससे आपके बिहेवियर को असेस किया जाता है। अगर आप किसी पर्सन को चूज करते हो, उस पर्सन का बिहेवियर को आप असेस कर सकते हो कि यार हर पर्सन आके इसी को चूज कर रहा है इस टास्क के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस टास्क में अच्छा है, उसकी बिहेवियर उस चीज में अच्छा है। ठीक है, आप किसके साथ करना चाहोगे, ऐसे पूछा जाता है किसके साथ आप टास्क करना चाहोगे, तो पर्सन ज्यादातर क्या चुनते हैं, जो उनके साथ कंपेटेबल हो। ठीक है, वो पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं।
लास्ट हमारा आता है सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट इसमें क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आपको उसके अंदर परफॉर्म करना है, लेकिन आपके साथ कॉपरेट कोई नहीं करेगा, ठीक है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो एक तरह से आपको एक टास्क में डाला गया है जहाँ पे आपको की हेल्प कोई नहीं करने वाला, और वहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके बिहेवियर को एनालाइज करना किया जाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने टास्क को करोगे, और बिना हेल्प के आप कर पाओगे, तब वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो जाती है कि स्ट्रेस वाली सिचुएशन को आप कैसे टैकल करोगे, ठीक है। तो हमारे सेल्फ एंड पर्सनैलिटी चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर थर्ड की। चैप्टर थर्ड जो है हमारा वो है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। लाइफ चैलेंजिंग के जो लाइफ में चैलेंजेस होते हैं उसके साथ हमें कैसे काम करना होता है, कैसे उसको मीट करना होता है, मतलब कि उनके बराबर चल के उनको अडेप्ट करना होता है या उनसे लड़ना होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।